हमारा सेकंड टॉपिक था आज का वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अच्छी स्थिति में हम लोग लेफ्ट या राइट में चले थे और निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको बताया था अप या डाउन में चले। तो हम यहाँ पर देखो एक -q और +q आवेश से बना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक में स्थित है। कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित द्विध्रुव के +q और -q आवेश के बीच की दूरी 2l है। तो ये l और ये l द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से निरक्षीय स्थिति, इसका मतलब हो गया ऊपर या नीचे जाना, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिएगा ये दूरी l और ये दूरी r, तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये विकर्ण आपका हो जाएगा √r² + l², कर्ण जो हो गया आपका, ठीक है, ये लंब ये आधार ये कर्ण। क्लियर। अब यहां पर देखो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला कोण थीटा मान लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण भी थीटा है। क्लियर। अब देखो माना +q और -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। तो सूत्र वही होगा +q आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के q/r² होता है। लेकिन यहाँ पर +q आवेश से बिंदु P की दूरी √r² + l² है। जब इसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, तो r² + l²। इसको फोकस करके चलो। -q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के q/r² + l²। क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो फिर इसका भी वर्ग किया तो √ हट गया, सेम मान आ गया E1 E2। क्लियर। अब आप चित्र में देखो +q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये हो गई क्योंकि आवेश से बिंदु की ओर होती है। -q आवेश के कारण बिंदु से आवेश की तरफ ये होगी E2। हम लोग E1 और E2 को घटकों में वियोजित करें। जब ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, ये शर्त कहलाती है संगत कोण। गणित में पढ़ा है जब दो समांतर रेखाएं को कोई त्रियक रेखा काटती है तो ये और ये कोण संगत कोण है। तो ये थीटा तो ये थीटा। अब ये कोण थीटा तो ये थीटा, ये एकांतर कोण होते हैं। ये भी देखो एक रेखा ये एक त्रियक रेखा ये, तो ये कोण और ये कोण बराबर एकांतर कोण होते हैं। हम E1 और E2 को घटकों में वियोजित करें तो E1 घटक का एक घटक तो होगा इस प्रकार और एक घटक होगा इस प्रकार। ये वाला घटक होगा E1 sin थीटा और जिसके साथ थीटा लगा वो घटक होगा cos का। ऐसे E2 के घटक तो एक घटक होगा इस दिशा में और एक घटक होगा इस दिशा में। हम इस चीज को अलग से यहां दिखा रहे हैं। देखो ये समांतर रेखा है, हमने E1 इस दिशा में था, देखो ये है E1 के घटक तोड़े, एक हो गया E1 sin थीटा, एक हो गया E1 cos थीटा। ऐसे E2 नीचे की तरफ है, इसके घटक तोड़े तो एक इस दिशा में एक इस दिशा में, ये दो घटक जो आए हैं एक ये और एक और ये। तो देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा परस्पर विपरीत है। चूंकि E1 E2 के मान बराबर है इसलिए ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाए। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दो वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो यही बात लिखी है कि चित्रानुसार E1 E2 को घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, किंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। मतलब समझिए जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। E1 sin थीटा -E2 sin थीटा आता, लेकिन E1 E2 के मान बराबर है इसलिए इन दोनों के मान बराबर होने के कारण ये कट जाएंगे। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो ये जब जुड़ गए E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। मान रखा E1 का 1/4πε0 के q/r² + l² cos थीटा प्लस 1/4πε0 के q/r² + l² cos थीटा। हमने यहां पर जब दो सेम राशि को जोड़ा 2 cos थीटा सेम लगा। चित्र में हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया ये OBP और इसमें cos थीटा बराबर निकाला तो आधार में कर्ण यानी L/2
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान रखा E बराबर 1/4πε0 के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 और इसके स्थान पे L बटे अंडर रूट कर दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में घात 1/2। Q इंटू 2L इकट्ठा लिखा। इधर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात यहाँ पर कितनी है? 1 घात है और ये 1/2। 2 घातें गुणा में घातें जुड़ती है 1 प्लस 1/2 2 1 2 1 3/2। इस तरीके से जब दोनों घातें जुड़ी तो 3/2 आ गया। हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। ये रखा तो E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात 3/2। ये बात पिछले डेरिवेशन में भी आ चुकी है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो L स्क्वायर नगण्य होगा। नगण्य राशि को छोड़ दें तो R स्क्वायर पे घात 3/2। यहां पर देखो ये 2 से ये 2 कट गए तो हमारे पास बचा E बराबर, फोकस करो, E बराबर 1/4πε0 के P बटे आर क्यूब। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1, E बराबर 1/4πε0 P बटे आर क्यूब। यहां पर भी ध्यान दो, ये वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां निकालो तो देखो E1 cos θ इनटू cos θ दोनों ये हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होता तो ऐसे ऐसे जाती समांतर, तो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर प्लस आवेश से ऋण आवेश की तरफ, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। दोबारा समझना, द्विध्रुव उसमें होती थी द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यहां होगी द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। ये इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस प्रकार आज आपने 2 डेरिवेशन पढ़े, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा है आज आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमने आपको एक पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बनाओ और यहां समझो तो मुझे लगता है कि डेरिवेशन बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको यहाँ इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप व्यक्तिगत रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो जो उस पर कमेंट्स करें, बताएं तो पता चलता है कि आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं। कोविड के कारण शासन और विद्यालय परिवार आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए बद्ध है, तो आपको सोचना भी चाहिए कि घर बैठ के उचित मार्गदर्शन में आप पढ़ाई करें। अगली साल जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये सभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और दूरदर्शन वीडियो के माध्यम से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से समझो, अच्छी तरह से समझो, जो चीज ना समझ में आए आप पूछिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइज का प्रयोग करें, बार बार बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। ठीक, धन्यवाद। हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। चित्र देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइनें जो दिख रही हैं आपको, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का निरूपण कर रही है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB द्विध्रुव के साथ या वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। दोबारा समझे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। द्विध्रुव के +Q और -Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के +Q आवेश पर एक बल QE, यानी F बराबर QE एक सूत्र पढ़ाया आप लोगों ने, F बराबर Q इंटू E, ये आया था E बराबर F बटे Q से। ठीक है, ये चीज तो यहां पर द्विध्रुव के +Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में
और माइनस q आवेश पर एक बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर परिमाण के बल परस्पर एक दूसरे के समांतर किंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर। समांतर इसलिए हो गया, एक ये लगा और इसकी क्रिया रेखा यहां मान लो, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाए, एक ये लग गया और एक ये लग गया। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म का आघूर्ण निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल तो हो गया F और क्रिया रेखा मतलब जहां पर बल कार्य कर रहा है, एक यहां काम कर रहा है और एक इसके समांतर लंबवत देखें तो एक इस स्थान पर काम कर रहा है। तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये इस वाले त्रिभुज से निकालें तो कोण थीटा है, तो ये लंब हो गया 2l sin थीटा, यहां रख दिया। टाउ बराबर QE इंटू 2l sin थीटा। यहां से Q इंटू 2l को एक जगह रखा, E अलग कर दिया। Q इंटू 2l बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण T, तो टाउ बराबर हो गया PE sin थीटा। इसको हम वेक्टर रूप में लिखें तो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस E। समझ में आया? इस तरीके से इस चैप्टर में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो हमारे थे वैद्युत आवेश, उसके बाद था वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश की योज्यता, कूलाम का नियम। दूसरे वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, उसके बाद बताया था हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद था आपका कूलाम का नियम, सॉरी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव। तीसरे टॉपिक में हमने लिया था तीसरे लेक्चर में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हमारे लास्ट लेक्चर में था एक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक था एक समान भार वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके 4 लेक्चर में समाप्त होता है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, जो ना समझ में आए उन्हें पूछिएगा। आपका जो हमारे YouTube चैनल पर हम डालते हैं जिस लिंक के माध्यम से, उसको आप अगर सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो तो आपको आगे पीछे वाले सभी वीडियो आपको मिल जाते हैं। इससे आप आराम से कभी भी पढ़ सकते हो। ये लिंक आपको कलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा है कि आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, कुमार मित्तल की किताब है, इसमें से आप न्यूमेरिकल कीजिए। मैं आपको न्यूमेरिकल की भी PDF डाल दूंगा, आप पूछिएगा, करिएगा, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं, अन्यथा किए हुए न्यूमेरिकल देखने से कोई फायदा नहीं है। आप न्यूमेरिकल करो और कंटिन्यूस करते जाओ, जो भी न्यूमेरिकल आपको ना समझ में आए वो आप हमसे पूछिएगा। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। कल हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, इसलिए जहां कोई भी प्रॉब्लम है आज से ही न्यूमेरिकल प्रारंभ करो, तब आप हमसे कंटिन्यूस पूछ सकते हो। जो भी न्यूमेरिकल पूछना है, न्यूमेरिकल नंबर आप अपने ग्रुप में सेंड कर दो ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको बता सकें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम जूम के माध्यम से पढ़ा रहे होते तो आपको तुरंत उस चीज को आंसर दे सकते थे। यहाँ उस आंसर को हमें समझाना पड़ेगा बोर्ड पे, तो इसलिए आप पहले ही क्वेश्चन को डाल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक, धन्यवाद।